रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइफ के सभी श्रोताओं का द बुक वर्ल्ड में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आरजे राजेश्वरी लेके आई हूँ वन अरेंज्ड मर्डर, लेखक चेतन भगत। दोस्तों, आपकी प्रतिक्रियाओं से हमें ये पता चल रहा है कि आप बहुत बेसब्री से कहानी का अंत जानना चाहते हैं। जरा हृदय थामे रखिए, बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि ये कहानी ही ऐसी है। एक भी डिटेल ओमिट हो गया तो कहानी का जो मजा आपको आ रहा है वो तो आएगा नहीं। अब मजा मेरे साथ लूटते रहिए और आगे कहानी सुनते रहिए। चलिए एक रिकैप पहले देख लें कहानी में आगे जाने से पहले। सौरभ और केशव दोनों डिटेक्टिव्स भी थे और साइबर सिक्योरिटी में जॉब भी करते थे। सौरभ की फियोन्सी जो प्रेरणा मर चुकी थी, उसका केस इन्होंने हाथ में उठाया। उठाते ही अगला मर्डर भी हो गया उनके घर में, प्रेरणा के चाचा जी। अरे कहाँ चाचा जी, इनको तो कोई नई बातें पता चली हैं। उनका फैमिली ड्रामा जो इतना बड़ा हुआ था वो तो प्रेरणा के मामा निकले। कैसे? प्रेरणा और अंजलि दोनों ट्विन सिस्टर्स, और किसकी बेटियां? वो बिंदु बुआ की बेटियां, यानी रमेश जी और नीलम जी उनके असली माँ बाप नहीं रहे। शक के दायरे में कौन आ गया, आप भी समझ सकते हैं। इस कड़ी को पकड़ते हुए दोनों डिटेक्टिव्स रमेश जी के ऑफिस तक पहुंच गए। उनके सारे बैंक डिटेल्स के और कई सारे उनके बिजनेस डिटेल्स के उन्होंने फाइल्स निकाल लिए और फटाफट सबको स्कैन करके अपने फोन में उन लोगों ने अपलोड कर लिया। दोनों बिल्कुल फंसने ही वाले थे रमेश जी के हाथ में। बिंदु बुआ और अंजलि की कुछ इंटेलिजेंस ने, कुछ उनका खुद का प्रेजेंस ऑफ माइंड ने दोनों को बचा लिया और दोनों वहां से खिसक लिए। उनको सबूत में क्या क्या प्राप्त हुआ और क्या पता चलने वाला है, ये अब हम आगे देखेंगे। चलिए कहानी की ओर चलते हैं। सौरभ और मैं ऑफिस में सौरभ की क्यूबिकल में बैठे हुए थे। सौरभ ने कहा, फोन से इन सब इमेजेस को पढ़ना थोड़ा मुश्किल है, मैं सब लैपटॉप पे डाउनलोड कर देता हूँ। वो करने लग गया। उस दिन बिग बॉस जेकब का मूड बहुत खराब था। सुबह से कोई सेल्समैन पॉश के शोरूम से फोन करके उसे कह रहा था आप गाड़ी की डिलीवरी लेने कब आ रहे हैं। थोड़ी देर में जेकब आके मेरे पीछे खड़ा हुआ, मुझे पता ही नहीं चला। आके उसने पूछा, क्यों भाई, एज अ मैनेजर मैंने कोई बहुत बड़ा पाप किया है? मेरे को तो समझ में नहीं आया उसने ये पूछा क्यों। मैंने कहा, नो सर, आप यू आर अ वेरी गुड मैनेजर। अच्छा, तो काम का क्या हुआ? पिच कब खत्म कर रहे हो तुम? वो तो बस, मैं और क्या बोलता, काम तो हैम्पर कर ही रहा था हमारा। सौरभ और मैं हमारे मालवीय नगर के फ्लैट में बेडरूम में बैठे हुए थे। लैपटॉप हमारे सामने खुले हुए थे। मल्होत्रा मोटर्स का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेरे सामने खुला था। मैंने कहा, ये देखना जरा क्या पता चल रहा है। हर महीने मल्होत्रा मोटर्स 50 लाख का लॉस कर रहे हैं। सौरभ देखो ये जरा। सौरभ ने देखा और कहा, ये क्या, ये अगला फिगर देखो, 37 लाख का तो ये इंटरेस्ट भर रहे हैं। इसका मतलब इनके सर पे लोन कितना बड़ा है भाई। जरा इनकी बैलेंस शीट खोलना। मैंने उनकी बैलेंस शीट खोली। सामने आ गया लिखा हुआ 45 करोड़ रुपीज दे ओ टू कोटक महिंद्रा बैंक, जो कि उन्हें इसी फाइनेंशियल ईयर के एंड तक वापस रिटर्न भी करना है। ये इतना बड़ा पैसा क्यों लोन लिया है रमेश अंकल ने? मैंने पूछा। उसने कहा, अपने लॉसेस की फंडिंग करने के लिए। द शो हैज टू कीप गोइंग ऑन, इजंट इट? दिखाना पड़ता है ना कि शो बिल्कुल सही चल रहा है। फिर उसने कहा सौरभ ने, अरे इसका मतलब ये तनेजा मोटर्स की क्या हालत है? डेफिनेटली उसमें भी कुछ गड़बड़ होगा, खोलना जरा उनका। खोला तो आ गया सामने हर महीने का 20 लाख का नुकसान और टोटल लोन उनके सर पे 20 करोड़ का, जो कि उन्हें भी इस फाइनेंशियल ईयर में दे हैव टू पे बैक टू कोटक महिंद्रा बैंक। जो अगली इमेज हमने खोली वो थी बैंक का एक लेटर था, यानी कोटक महिंद्रा बैंक ने मल्होत्रा मोटर्स को लिखा हुआ था दैट मल्होत्रा मोटर्स हैज टू रीपे 45 crores of rupees at the end of the financial year, that is by the 31st of March. और उन्हें ये भी लिखा था कि इसे हम रिन्यू नहीं कर पाएंगे क्योंकि गवर्नमेंट के स्ट्रिक्ट नॉर्म्स हैं कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री रिसेशन में जा रही तो उसे फंडिंग ना दी जाए। और आगे ये लिखा हुआ था कि निम्नलिखित चीजें हमारे पास आपकी गिरवी हैं। उसमें फर्स्ट नंबर पे था न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी का रमेश मल्होत्रा का घर, और सेकंड नंबर पे था एक इंडस्ट्रियल प्लॉट अमृतसर का। ओ माय गॉड, इनके पास तो सब कुछ गिरवी पड़ा हुआ है इनका, बैंक के पास इनका। और आगे ये लिखा हुआ था बैंक ने कि
ये गिरवी हुई चीजें तभी वापस लौटा जा सकेंगी जब आप ऐसे पूरे बैंक को चुका देंगे। ये सब कुछ तो इनका कर्जे में है। तब फैंसी एंगेजमेंट इतना इन्होंने 50 लाख खर्च करके क्यों किया था? तो सौरभ ने कहा, हाँ, ये लोन का पैसा ना आधा तो उसी के लिए लग रहा है मेरे को। अच्छा, ये इंडस्ट्रियल प्लॉट अमृतसर का कहाँ का है भाई? क्या काम करते हैं ये उसमें? सौरभ ने कहा, मुझे कोई आइडिया नहीं है। तभी मेरा फोन बजा। बिंदु आंटी का फोन था। 2 दिन बाद उनका वापस कॉल आया है। मैंने फोन उठाया, स्पीकर फोन पे डाल दिया। ओह, थैंक्स फॉर कॉलिंग बिंदु आंटी। 2 दिन लग गया आपको वापस कॉल करने के लिए। आई एम सो सॉरी बेटा, कोई ना कोई मेरे साथ हमेशा था। अभी मुझे तेरा मिल पाया टाइम कि मैं अकेली हुई तो मैंने तुम्हें कॉल कर लिया। बिंदु बुआ ने पहले तो उस दिन शोरूम में जो हुआ उसके लिए अपोलोजाइज किया। उन्होंने कहा कि उन्हें पता ही नहीं था कि वीर जी इतनी जल्दी आ जाएंगे। ये सब बात हुई तो उन्होंने पूछा, अच्छा वैसे तुम्हें पता क्या चला पेपर्स से? तो मैंने कहा कि अभी कुछ नहीं, अभी हम तहकीकात कर रहे हैं। वैसे ये अमृतसर में क्या है प्लॉट? तो उन्होंने कहा, ये वीर जी का ऑटोमोबाइल पार्ट्स का फैक्ट्री है। अच्छा, तो आपके वीर जी ने कभी ये बताया कि उन्हें फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं? बिंदु बुआ को तो यकीन ही नहीं हुआ। हाँ, उन्हें कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। महीने के 50,000 रुपए तो वो मुझे देते हैं। हाँ, वैसे कभी नीलम भाभी के सामने जिक्र मत करना। मैंने कहा, क्यों? अरे वो ननद भाभी के बीच में चलता ही है ना। भाभी को कभी पसंद आएगा कि भाई अपनी बहन को इतने पैसे हर महीने के देता है? उनको तो यकीन ही नहीं हुआ कि रमेश मल्होत्रा को कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। बस इतना ही इन्फॉर्मेशन उनसे मिल पाया, फिर हमने फोन रख दिया। मित्र ज्योति, दृष्टिबाधितों का विश्वसनीय गैर सरकारी संस्थान। मेरा नाम संजना लाल है। मैं चेन्नई की रहने वाली हूँ। मैं मित्र ज्योति के टॉकिंग बुक लाइब्रेरी की सदस्य हूँ। इस पुस्तकालय के ऑडियो सीडीओ के बिना मेरे लिए हायर स्टडीज करना बहुत मुश्किल होता। मेरा नाम वरुण है। मैं मैसूर का रहने वाला हूँ। मैंने अपना कंप्यूटर ट्रेनिंग यहाँ किया है। बहुत सारी कंपनियां मित्र ज्योति के साथ मिलकर ट्रेनिंग वर्कशॉप आयोजित कर रही है और हमें हायर भी कर रही है। इससे हमें औरों की तरह काम करने का विश्वास मिलता है। आप मित्र ज्योति से संपर्क कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 08022587623, 22587625। वेबसाइट www.mitrajyoti.org। ईमेल आईडी admin.office@mitrajyoti.org। धन्यवाद। Hello from Hidden Voices. One vision, one voice. And that has led to more than 1,000 hidden voices getting together to empower visually impaired and economically challenged children and adults across India by opening up the world of books to them. Hidden Voices is a unique reading charity founded by Ms. Devi Krishna and co-founded by Ms. Maitreyi Rajdev on 28 April 2019. An experienced psychotherapist and a counselor with proficiency in the diverse domains of education and human resource management, Ms. Devi has roped in volunteers from across India to read out and create audiobooks in various languages. With Mr. Sudhish P. as a partner and Ms. Cincy Thomas as its president, Hidden Voices now has a total of more than 1,500 in-house readers and is linked with many clubs from JNU, Pune and South India, which gives it more than 3,000 readers. It has volunteers as young as 5 years to as experienced as 82 years. The readers are divided into groups according to age and the language chosen. Hidden Voices has now a steady inventory of books, both informative and fictional, in almost 20 languages. The audiobooks have been utilized by various institutions and groups like Ferguson College Pune, Lit the Light, Duty, Madras Club, etc. More than 50,000 lives have been touched and enriched by this program. For more information, send us an email on hiddenvoices2020@gmail.com.
प्रे किया। मैंने भी हाथ जोड़ के अपना दोनों आंख अपने बंद किए। पता नहीं मेरे अंदर एकदम एक वैक्यूम जैसा लगने लग गया। बहुत सी चीजें मेरे दिमाग में एक फ्लैश में आ गई। सारी वो लड़कियां आ गई लास्ट ईयर जिनके साथ मेरा रिलेशन था, और मेरे अंदर एक मुझे खालीपन महसूस होने लग गया। What was troubling me? मैंने ये कभी नहीं चाहा था कि मेरी दोस्ती सौरभ से इस तरीके से टूट जाए। मैं कैसे समझाऊं उसको कि मैं उसे कितना चाहता हूं सौरभ को, मगर अब तो हम अलग होने वाले हैं, है ना? मेरी आंखें ऑलरेडी भर चुकी थी। शायद ये केस अगर मैं पूरी तरह से सॉल्व कर दूं तो सौरभ और मैं साथ रह पाएंगे, वो मुझे छोड़ के नहीं जाएगा। शायद ऐसा हो कभी। ऐसा क्यों हुआ? मैंने उस दिन इतना ज्यादा बुरा क्यों बोला? और काश कि प्रेरणा नहीं उस दिन सुन रही होती। श्रोताओं, यहाँ हम जरा फ्लैशबैक में चलते हैं, क्योंकि हमारा नरेटर फ्लैशबैक में उस दिन को याद कर रहा है जिस दिन हीटेड आर्गुमेंट हो गए थे सौरभ और उसके बीच में, जिसकी वजह से आज ये नौबत थी कि दोनों अलग अपार्टमेंट्स में शिफ्ट होने वाले हैं। हमारे अपार्टमेंट्स की बात है। मैं ट्वाइलाइट के साथ अपने रूम में बहुत अच्छा समय बिता रहा था। ट्वाइलाइट, या शी वॉज द गर्ल फ्रॉम द टिंडर ऐप। समय हमने बहुत अच्छा एक साथ बिताया, हमारे रिलेशनशिप रहा। उसके बाद वो बोली कि मेरा गला सूख रहा है, तो वुड का बियर सब तो हम खत्म कर चुके थे, तो उसने कहा कि मुझे पानी चाहिए। वो बाहर चली गई रूम से और फ्रिज ढूंढने लग गई। मैंने कहा किचन में ही है, उसे वो भी नहीं मिल रहा था। हाँ, मैं आप लोगों को बता दूं कि हम दोनों ने आधे अधूरे कपड़े ही पहने हुए थे तब। तो मैंने उसके साथ जाके उसको दिखा दिया कि फ्रिज कहाँ है। वहां जाकर वो फ्रिज से उसने पानी निकाला और शायद ग्लासेस ढूंढने लग गई। तब तक सौरभ के रूम का बेडरूम का दरवाजा खुल गया। उसने आके पूछा, ये कौन है? मैंने कहा, ये ट्वाइलाइट है। ट्वाइलाइट? ये तुम ऐरे गहरे हर किसी को घर में कैसे ले आते हो? मैंने कहा, वो कोई ऐरी गहरी नहीं है, वो ट्वाइलाइट है। उसका नाम क्या है? मेरे को उसका यही नाम पता है, वो उसका टिंडर नाम है। एक लड़की का नाम तक नहीं तुम्हें पता और तुम किसी को भी घर ले आते हो और तुम्हारा रिलेशनशिप हो जाता है। सर के ऊपर मेरा सारा शराब तो चढ़ा हुआ ही था। बस मैं भी शुरू हो गया गुस्से में। मैंने कहा, तुम्हारी उस मोटी भैंस से तो बेटर ही है ये। तभी प्रेरणा उसके कमरे से बाहर आई। ओह माय गॉड, शराब का मेरा सारा नशा छूमंतर हो गया। प्रेरणा से मैंने अपोलोजाइज करना चाहा। प्रेरणा, कोई फायदा नहीं था। प्रेरणा ने ना मेरे से कुछ बोला, ना सौरभ से, ना ट्वाइलाइट से, किसी से कुछ नहीं बोला। चुपचाप वो कमरे से बाहर निकल गई। ट्वाइलाइट भी थोड़ी देर बाद अपने कपड़े वपड़े ठीक करके चली गई वहां से, कुछ बोली नहीं। उसके बाद सौरभ से मैंने बहुत माफी मांगी। उसने कहा, तुम बिल्कुल हॉरिबल हो गए हो, अब मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है। अब हम दोनों साथ में नहीं रहेंगे और हमारा जैसे ये लीज खत्म हो जाएगा हम इस फ्लैट को छोड़ देंगे। हम दोनों अपना अपना अलग अकोमोडेशन देख लेंगे। मेरे को समझ में नहीं आया मैं कैसे रिएक्ट करूं। मैं मानता हूं गलती मेरी थी। सौरभ कह रहा था, भाई तुम ठीक हो? मेरी आंख खुल गई। फ्लैशबैक से मैं वापस प्रेजेंट की दुनिया में आ गया। गोल्डन टेम्पल मेरे सामने बिल्कुल अपनी ग्लोरी में दिखाई दिया। सौरभ ने कहा, तुम रो रहे हो? मैंने कहा, बस। कि अब बताओ तुम क्या प्रे कर रहे थे? मैंने कहा, कुछ नहीं। बताओ मुझे। मैंने कहा, नहीं कुछ नहीं, मैं बस ये प्रे कर रहा था कि हम जल्दी से खूनी को पकड़ पाएं। हमें मॉडल इंडस्ट्रियल पार्क जाना था, जो कि गोल्डन टेम्पल से 10 किलोमीटर की दूरी पर मेहता रोड पे था। वहां पे अलग अलग साइज के बहुत सारे इंडस्ट्रियल प्लॉट्स थे। ये जानकारी हमने हासिल कर ली थी। हमने कैब ले ली थी और इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर हम घुस गए थे, क्योंकि हमें बाहर किसी ने भी रोका नहीं।
बहुत सारे शेड्स थे, कई लोगों की फैक्ट्रीज थी। सबको पास करते हुए हम उस एड्रेस पर पहुंचा जहां पर, जो कि बैंक के लेटर में लिखा हुआ था, वही थी रमेश की फैक्ट्री। टैक्सी हमने वहां रोकी और ड्राइवर को कहा यहाँ वेट करना, हम लोग बस अभी आते हैं। और हम फैक्ट्री के एंट्रेंस की ओर गए। बाहर तंबाकू चबाता हुआ एक वॉचमैन बैठा हुआ था। उससे मैंने पूछा, क्या ये रमेश मल्होत्रा की फैक्ट्री है? उसने कहा, कौन? तो सौरभ ने पूछा, यहाँ क्या बनता है इस फैक्ट्री में? उसने जवाब कुछ नहीं दिया, फोन उठा के किसी का नंबर डायल कर दिया। तुरंत ही एक हट्टा कट्टा बड़ा सा मजलमैन आया और उसने पूछा, क्या चाहिए तुमको? तो हमने कहा, हम रमेश मल्होत्रा के पास से आए हैं। अच्छा, क्या चाहिए तुमको? यहाँ ऑटो पार्ट्स बनते हैं। तो वो हंसने लग गया और वो चौकीदार भी साथ में हंसने लग गया। हमें समझ में नहीं आया वो क्यों हंस रहे थे। हम अपना रास्ता नापे और हम सीधे अंदर चले गए। शेड के अंदर तक वाले शेड तक हम चले गए। कहीं कुछ भी नहीं हमें कोई पार्ट मिला जिससे जो बताया कि वहां कुछ बन रहा हो। सिर्फ लंबे टेबल्स और चेयर्स लगे हुए थे। हाँ, कोने पे एक ड्रम में बड़ा सा और इतना सारा क्वांटिटी में एक पाउडर जैसा पड़ा हुआ था, जो कि ऐसे स्मेल आ रहा था जैसे कि पेट्रोल और नेल पॉलिश रिमूवर मिला दिया हो। पता नहीं ये क्या था यहाँ पर। हमारे पीछे पीछे वो मजलमैन भी आ गया और कुछ वर्कर्स भी 6-8 जन आ गए। उस हट्टे कट्टे मजलमैन ने कहा, देख लिया तुमको जो देखना था? सौरभ तो बहुत डर गया था। मैंने घूम के एक नकली स्माइल पास करके बोला, हाँ, एवरीथिंग लुक्स क्वाइट गुड, अब हमें बाहर जाना चाहिए। हम बाहर की ओर जाने लग गए तो वो मजलमैन चिल्लाने लगा, तुम कौन हो? सच बताओ, किस लिए आए थे तुम यहाँ पे? सौरभ ने कहा, क्या करें हम? मैंने कहा, देखो 2 रास्ते हैं, या तो कोई और बहाना करें, इनसे बात करें। सौरभ ने कहा, कोई फायदा नहीं है, मार काट देंगे ये हमें। तो मैंने कहा, बस एक ही और रास्ता है, बस भागो यहाँ से अपनी जिंदगी बचाने के लिए। मैं इतनी तेज बाहर की ओर जाने लग गया और सौरभ मेरे साथ साथ, मैं उसको बल्कि पकड़ के खींच के ले जाने लग गया। सब हमारे पीछे पड़ गए और तब तक उस मजलमैन ने चिल्लाया, पकड़ो इन दोनों को, बाहर मत जाने देना। एक लंबा स्ट्राइड लिया हम सीधे बाहर और मैं टैक्सी ड्राइवर पे चिल्ला के बोलने लग गया, चलो जल्दी। उसने पता नहीं क्या हमारी इमरजेंसी कैसे सेंस करी। वो पंजाब केसरी न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, ऑलरेडी वो गाड़ी चालू कर चुका था। हम जाके सीधे गाड़ी में घुसे, तभी हमारी सांस आई। वो लोग हमारे पीछे तो आ गए मगर वो गाड़ी की स्पीड कहाँ मैच कर पाते। ओ माय गॉड, दैट वाज वेरी क्लोज। तो ड्राइवर ने पूछा, ये लोग कौन थे? तो मैंने कहा, ये इसके ना ससुराल वाले थे। सौरभ ने कहा, जस्ट शट अप। तो हमें समझ आ गया था ये हम जो पकड़े जाने वाले थे, यहाँ पे ये नशीली दवाई पदार्थ बनाए जा रहे थे। हाँ, वो मजलमैन पीछे से चिल्ला रहा था, रमेश मल्होत्रा मेरे को पैसे वो करता है, पैसे देने हैं उसे, मुझे उसको ये पैसे तो देने नहीं हो रहे और उसकी हिम्मत देखो, अपने आदमी भेज रहा है वो यहाँ पे देखने के लिए कि क्या हो रहा है यहाँ पे। कुछ कुछ बात हमें समझ में आने लग गई। गाड़ी सीधे जब तक बाहर मेन रोड पर इंडस्ट्रियल एरिया को छोड़ के न पहुंची, हमारी जान में जान तब तक नहीं आई। सौरभ ने मुझे पूछा, हम HDFC बैंक क्यों जा रहे हैं? मैंने कहा, मुझे जरा सा काम है, चलो। तो हम दोनों चले गए। रिसेप्शन में हमने जाके बोला कि यहाँ पे बिजनेस लोन डिपार्टमेंट से किसी से मिलना है। तो रिसेप्शनिस्ट ने कहा हमें 2 मिनट वेट करने को। सौरभ को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्यों लेके आए हो तुम मुझे यहाँ पर, क्या करने वाले हो तुम? तो मैंने कहा, जरा रुको। अंदर से करीब 30 साल का एक स्पेक्स वाला आदमी आया और उसने कहा, तुम्हें कोई बिजनेस लोन चाहिए? मैं यहाँ पे इसमें वाइस प्रेसिडेंट हूँ। उसने अपना कार्ड निकाल के दिया, ऋषभ अरोड़ा वाइस प्रेसिडेंट बिजनेस लोन लिखा हुआ था। दोनों को एक कार्ड दे दिया और हमारा नाम पूछा। मैंने कहा, मैं करण हूँ, ये अर्जुन है। और मैंने अपनी जेब में हाथ डाला, ओहो, मेरा कार्ड होल्डर तो गाड़ी में रह गया है। तो उसने कहा, ओ दैट्स ओके, आप बाद में दे सकते हैं। तो मैंने कहा, नहीं, मेरा वॉलेट भी रह गया एक्चुअली और गाड़ी तरीके से पार्क नहीं हुई हुई है, हम जस्ट अभी आते हैं, मैं अपना वॉलेट और कार्ड लेके आता हूँ। बस सीधे हम चले गए, गाड़ी में बैठ के आगे निकल लिए। सौरभ ने कहा, ये क्या था, ये क्या किया तुमने?
तो मैंने कार्ड निकाल के उसको दिखाया और मैंने कहा ये कार्ड चाहिए था और कोई काम नहीं था यहाँ पे बैंक में मेरे को। कार्ड लिया और हम सीधे गए तनेजा मोटर्स में। सौरभ बाहर रह गया क्योंकि तनेजा अंकल आए थे उसके एंगेजमेंट में, पहचान लेते उसको। सिर्फ मैं ही गया और जाके उनसे मिला तो मैंने कहा मैं HDFC बैंक से आया हूँ और आपके कुछ काम आऊँगा। उन्होंने कहा नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए बैंक से। मैंने उन्हें कहा कि आपका जो इतना बड़ा लोन है दूसरे बैंक में, उसको हम कम इंटरेस्ट में वो लोन हम टेक ओवर कर सकते हैं। वो थोड़े सरप्राइज हो गए, इस आदमी को कैसे पता मेरे बिजनेस के नुआंसेस। तो उन्होंने कहा तुम कौन हो? मैंने उनको कार्ड दे दिया, ऋषभ अरोड़ा, HDFC बैंक। तो मुझे अपने ऑफिस में ऊपर ले गए, चाय पिलाई और फिर कहने लग गए तुम्हें क्या क्या पता है हमारे बारे में? मैंने कहा ज़्यादा कुछ नहीं, हम अपना होमवर्क तो पूरा करके आते हैं ना सर, बैंकिंग सेक्टर में है, आपस में बैंक से बातें तो पता चल जाती है। तो आपका जो इतना बड़ा ह्यूज लोन है, करीब 60 करोड़ का आपका लोन है ना, आपका और आपके फ्रेंड का मिला के? उन्होंने कहा हाँ 65 करोड़ का है। हाँ, हम उससे कम इंटरेस्ट में आपका लोन टेक ओवर कर सकते हैं, आपको आसानी हो जाएगी। तो उन्होंने कहा वैसे हमें ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा क्यों सर? वो एक्चुअली ना हमारा अरेंजमेंट हो गया। अच्छा सर, ओह दैट्स वेरी सैड फॉर मी। चलिए कोई बात नहीं। तो मैं चाय पीने लग गया। बीच में मैंने उनसे पूछा वैसे तो मुझे कोई मतलब नहीं है, बट मेरे सुपीरियर्स को जाके मुझे बताना पड़ेगा ना सर, इतना बड़ा बिजनेस मेरे हाथ से निकल गया। क्या आप मुझे बता सकते हैं आपने कौन से बैंक से लोन लिया है? नहीं, हमने बैंक से नहीं लिया, हमने कैश का अरेंजमेंट कर लिया। कैश का सर? इतना बड़ा अमाउंट सर? हाँ, वो एक्चुअली क्या है ना, वो हमारे बच्चे बहुत लायक हैं, हमारे बच्चे हमें हेल्प कर रहे हैं। ओह सर, आप तो बहुत लकी हैं, कितने अच्छे बच्चे हैं आपके बच्चे बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे होंगे, इज़न्ट इट? हाँ, बच्चे तो बहुत अच्छा कर रहे हैं और हमें हेल्प भी बहुत करते हैं, इसलिए हमारा ये समय ऐसे निकल जाएगा। 70 करोड़ रुपीस हमें मिल रहे इंटरेस्ट फ्री लोन, पता है तुमको? ओह सर, कंग्रेचुलेशंस। चलिए अब मैं चलता हूँ। मैं वहां से निकल लिया। हम जलियांवाला बाग में घूम रहे थे। सौरभ ने कहा भाई अगर वो HDFC बैंक में कॉल करेगा तो हम तो गए। अरे वो नहीं करेगा फोन, क्योंकि उसको पैसे की जरूरत ही नहीं है, उसका अरेंजमेंट हो चुका है। जलियांवाला बाग में घूमते हुए मेरी फीलिंग्स बहुत डिफरेंट हो गई। कौन बेवकूफ इतना पागल आदमी था, इनोसेंट लोगों को कैसे गोली मार के उसने हत्या कर दी। मेरे फीलिंग्स बहुत डिफरेंट होने लग गए। मेरे मन में आया क्या ये मेरे फीलिंग्स हैं, मैं इतना इमोशनल हूँ? सौरभ मेरे आंखों के सामने चुटकी बजा रहा था। कहाँ खो गए भाई? मैंने कहा हाँ, नहीं कुछ नहीं। सौरभ कह रहा था नम्रता अपने पिताजी को इतना बड़ा पैसा कहाँ से दे सकती है? ईटो तो अभी शुरू हुआ था, 70 करोड़ रुपया कहाँ से आया उसके पास उनको देने के लिए? पता नहीं यार, कुछ तो गड़बड़ है, देखना पड़ेगा। सौरभ ने कहा हम आए तब से हमने प्रॉपर अमृतसरी खाना नहीं खाया यार। उसने गूगल मैप चेक किया, पास में ही बड़ा फेमस कुलचे वाला मिल गया। वहां गए, 4 तरह के कुलचे और 2 लस्सी, बस वही था मेनू में। सारा ही सौरभ ने ऑर्डर कर दिया, हम खाने लग गए। वो खाते खाते मुझे स्ट्राइक करा, सौरभ प्रेरणा ने क्या कभी तुम्हारा लैपटॉप यूज किया है? सौरभ ने कहा हाँ बहुत बार किया है। और उसने ईटो का लॉगिन भी किया है? हाँ किया है। बैंक का लॉगिन भी किया था? हाँ किया था। तो क्या तुम उसका पासवर्ड क्रैक कर सकते हो? सौरभ की आंखें चमक उठी। वो तो ऐसा काम था जो इसमें वो माहिर भी था, उसे पसंद भी था। हाँ ये तो मैं कर सकता हूँ, चलो हम चलते हैं, मैंने कहा। उसने कहा अरे रुक जाओ, मुझे मेरी लस्सी खत्म करने दो, नहीं तो मेरा पेट खराब हो जाएगा। चलिए दोस्तों, यहाँ पे एक और ब्रेक लेते हैं, क्योंकि बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन आज हमारे डिटेक्टिव्स को मिल गया है। लैपटॉप से तो और मैसिव इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है। लेट्स कम बैक टू इट आफ्टर द ब्रेक। Brought to you by Savlon स्वस्थ इंडिया मिशन। सिर्फ पानी काफी नहीं है। Wash your hands frequently with hand wash and water. Just water is not enough. पहले मैं बहुत परेशान था, स्टाइलिश खो गया है, क्या करूं? व्हाइट केन चाहिए,
अब किसको कहूँ कि दिल्ली से लेके आए, बट थैंक्स टू सक्षम। अब सक्षम ने लॉन्च किया है ब्लाइंड पर्सन्स के लिए ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल। आप हर कोई वो प्रोडक्ट जो ब्लाइंड के लिए है एक क्लिक में मंगवा सकते हैं। आज ही लॉगिन करें www.saktek.in SAKTEK या कॉल करें 011-4241-1015। आप ईमेल कर सकते हैं info@saktek.in। Welcome back to One Arranged Murder on the Book World। सौरभ और मैं वापस हमारे ओयो रूम में आ गए थे, जो कि हमने अमृतसर स्टेशन के पास ही लिया हुआ था। खिड़की खुली थी, वहां से स्टेशन के आसपास की जो भी आवाजें थी, इतनी ट्रैफिक की, इतनी लोगों की आवाज सारी अंदर आ रही थी। सौरभ 1 घंटे से बहुत बिजिली अपने लैपटॉप में काम कर रहा था। फाइनली उसने बोला, हो गया, मैंने क्रैक कर दिया। आई हैव ओपन्ड प्रेरणा's अकाउंट। आई हैव ऑल्सो ओपन्ड प्रेरणा's ईटोज लॉगिन, जो उनकी कंपनी के क्रेडेंशियल्स हैं, उसके पेज तक भी जा चुका था वो। हमने डिसाइड किया कि हम पहले ईटो का बैंक स्टेटमेंट चेक करें। सौरभ ने टाइप करा पासवर्ड वगैरह, पेज खुल गया। जब उसमें जाके देखा तो उसमें बैलेंस था ईटो के पेज में 10 करोड़ रुपीस। तो मैंने कहा डिटेल्ड अकाउंट स्टेटमेंट तो खोलना पड़ेगा, वो खोलो। तो सौरभ ने कहा अगर हम वो खोलेंगे तो बैंक एक OTP भेजता है प्रेरणा के फोन पे और ईमेल आईडी पे। तो मैंने कहा फोन तो हमारे पास है नहीं ना, हमारे पास उसका सिम है, अब क्या करेंगे। तो सौरभ ने कहा वो मेल आईडी पे भी आता है और उसका तो पासवर्ड मुझे पता है, मैं वो खोल सकता हूँ। ही वॉज वेरी हैप्पी। बस तुरंत काम हो गया, OTP भी उसने डाल दिया और पूरा डिटेल्ड अकाउंट सामने आ गया। हम एक एक करके नीचे ब्राउज करने लग गए, सारे पेमेंट्स जो पे किए थे, सैलरी का, बिल्स का, एक एक करके देखते गए। अचानक से ये क्या, 20 करोड़ का एक ट्रांजैक्शन पेड टू तनेजा मोटर्स। नीचे सौरभ ने देखा, अगला देखो भाई, 50 करोड़ रुपीस पेड टू मल्होत्रा मोटर्स। ये क्या, इतना बड़ा पैसा ईटो के पास कहां से आया, और ये मोटर्स कंपनी को ये कैसे पैसा भेज सकते हैं, ये तो गलत होता है। ये कहां से आया पैसा, जरा देखो नीचे। नीचे हमने देखा 5 महीने पहले 90 करोड़ रुपीस वर डिपॉजिटेड इन ईटो अकाउंट, और उसका एंट्री लिखा हुआ था कि वो कहां से आया है। वो भेजा गया था इंडस पार्टनर्स फंड IV। सौरभ इमीडिएटली रिकॉग्नाइज्ड इट। उसने कहा ये वेंचर चालू किया था ईटो को फाइनेंस करने के लिए, जहां से 3 बार इनके पास ओवर सब्सक्रिप्शन आया है, ये पैसा वहां से आया था। तो मैंने कहा तो ये इन्वेस्टमेंट तो ईटो के ऊपर किया था उस वेंचर ने। हाउ कैन ईटो ट्रांसफर इट टू सम मोटर कंपनीज, तनेजा मोटर्स और मल्होत्रा मोटर्स। सौरभ ने कहा यस माय फ्रेंड, वो $70 क्वेश्चन है, नॉट ओनली क्वेश्चन, इट इज अ 70 करोड़ रुपीस फ्रॉड। नम्रता और प्रेरणा ही ओनर्स थे ईटो के, वही सब कुछ कंट्रोल करते थे, फाइनेंसेस भी वही कंट्रोल करते थे। अच्छा, इसीलिए वो पैसे इधर करने के लिए उन लोगों ने प्रेरणा को दस्ते से हटा दिया। उन लोगों ने, कौन उन लोगों ने? अच्छा, ये जरा आंसर्स देखने के लिए उसके मेल्स थोड़े देख सकते हैं। उसने कहा हाँ, मैं उसका ऑफिशियल मेल आईडी भी जानता हूँ, ईटो का जो उसका ऑफिशियल मेल आईडी है। उसने वो थोड़ी देर और काम किया और वो मेल आईडी खोल दिया और एक एक करके सब मेल्स देखने लग गया। थोड़ी देर बाद एक मेल मिला जो कि प्रेरणा को रमेश जी ने भेजा हुआ था। उसमें ये लिखा हुआ था कि बेटा मैं बहुत परेशान हूँ, तुम नहीं हेल्प करोगी तो मुझे कौन हेल्प करेगा। नम्रता तो बेटी मान गई है, तुम भी मान जाओ और ये पैसे मुझे दे दो ताकि मैं प्रॉब्लम से निकल सकूं। नीचे पापा करके लिखा हुआ था। बस और क्या सबूत चाहिए था हमको। ओह माय गॉड, नम्रता मान गई थी, वो जिंदा है, प्रेरणा मानी नहीं, मर गई। सौरभ ने जोर से गुस्से में लैपटॉप पर फ्लैप बंद कर दिया और जाके खिड़की के पास खड़ा हो गया। ये क्या हो रहा है दुनिया को?
लोग कैसे हो रहे हैं? क्या ये होते हैं लोग अपने रिश्तेदारों के साथ ऐसे करते हैं? मैं जाके चुपचाप सौरभ के पास खड़ा हो गया। सांत्वना देना तो मुझे आता नहीं है, होपिंग दैट माई प्रेजेंस विल हेल्प समहाउ। सौरभ कंटिन्यूड, इतना कमीना आदमी है, गालियां दे रहा था वो उसको। मेरे को एंगेजमेंट में गाड़ी गिफ्ट कर रहा था, क्या जरूरत थी उसको दिखावा करने की? पूरा तो बैंकरप्ट हो चुका है, वो ब्रेकडाउन हो चुका है। ऊपर से कह रहा था पुलिस के पास मत जाना, हमारे फैमिली का ऑनर का सवाल है। ये ऑनर है उसकी फैमिली का, जिस बच्चे को पाल पोस के बड़ा किया उसी को मार डाला उसने। मैंने सौरभ के शोल्डर पे हाथ रख के बोला, सौरभ आई एम सॉरी। सौरभ तो बहुत गुस्से में था। व्हाई आर यू सॉरी फॉर? व्हाट आर यू सॉरी फॉर? तुमने थोड़ी ना पैसे इधर उधर किए वहां पे, और उस कमीने की तरह क्या तुमने प्रेरणा को छत से नीचे धक्का दिया था? सो व्हाट आर यू सॉरी फॉर? सौरभ ने गुस्से में अपनी मुट्ठी को खिड़की के कांच पे दे मारा। ग्लास तुरंत क्रैक हो गया। सौरभ का हाथ पूरा खून से लथपथ हो गया। मैंने कहा, गोलू। उसने न जवाब दिया, न उसको दर्द से भी फर्क पड़ रहा था, उसको महसूस ही नहीं हो रहा था। कोई उसका रिएक्शन नहीं था, चुपचाप खून टपकता हुआ बस देखता रहा। हीरो है ये मेरा। मैंने बाथरूम से एक टॉवल लाके उसका हाथ पोंछा। सौरभ तो बोलता ही जा रहा था, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। मेरी प्रेरणा को मार डाला उसने, उसको तो जेल जाना पड़ेगा। पुलिस चाहे केस को क्लोज करे, चाहे जो मर्जी करे, बट आई एम नॉट गोइंग टू लीव हिम। मैं तो खिड़की से बाहर झांक रहा था कि कोई केमिस्ट की दुकान मिल जाए तो मैं कुछ दवाई ले आऊं इसके हाथ के लिए। सौरभ कह रहा था, चलो हम दिल्ली चलते हैं, और अभी तुरंत। मैंने कहा, अभी? रात हो रही है, सुबह अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट ले लेंगे हम। उसने कहा, नहीं, मुझे अभी तुरंत जाना है, जाके राणा सिंह जो भी है मुझे उनसे मिलना है। मैंने कहा, हाँ, मैं अपॉइंटमेंट फिक्स कर देता हूँ। उसने कहा, नहीं, मुझे अभी तुरंत जाना है। मैंने कहा, अभी तुरंत? तुमको बैंडेज की जरूरत है, मैं नीचे जा रहा हूँ जरा दवाई और बैंडेज लाने के लिए, प्लीज तुम और खिड़कियां मत तोड़ना। सुबह के 10 बज रहे थे, घड़ी देखा मैंने। हमारी फ्लाइट धीरे से दिल्ली एयरपोर्ट टच कर गई। इट वॉज गोइंग टूवर्ड्स द एरो ब्रिज। सौरभ मेरे से 3 बार पूछ चुका था, क्या तुमने राणा और सिंह से मीटिंग फिक्स कर दी? मैंने उसको हर बार बोला, हाँ मैंने कर दी। फिर उसने पूछा, दोनों राणा और सिंह एक साथ? वो राजी हो गए? मैंने कहा, हाँ, राणा के ऑफिस में अभी सुबह 11:30 बजे। हे भगवान, अभी और उस बात को तो 1.5 घंटा है। तो मैंने कहा, शांत हो जाओ, पहुंच ही गए हैं दिल्ली, वहां भी पहुंच जाएंगे, तो इतनी लेट क्यों हुई अपॉइंटमेंट? तो मैंने कहा, राणा सर, कोई फार्मर्स का कोई जुलूस उलूस चल रहा है, उसकी उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उनके पास बस वो यही समय था। बाकी सब पैसेंजर्स भी सीट बेल्ट वगैरह खोलने लग गए, सबको जल्दी थी निकलने की। सौरभ भी खड़ा हो गया अपनी एल सीट से, मैं बीच की सीट में बैठा रहा और मैंने अपना फोन ऑन किया। सौरभ ने कहा, तुमने बिंदु और अंजलि को कह दिया था आने के लिए? मैंने कहा, हाँ, मैंने बोल दिया उनको। सौरभ ने कहा, हाँ, उनका होना जरूरी है, नहीं तो सिंह फिर से कहानी सुनाएगा कि द फैमिली वांट्स द केस टू बी क्लोज्ड। उसे पता होना चाहिए पूरी फैमिली नहीं चाहती है, ये सिर्फ कल्प्रिट चाहता है। मैंने कहा, हाँ हाँ मुझे पता है, वैसे तुम खड़े क्यों हो गए हो? बैठ जाओ, अभी फ्लाइट के गेट्स खुले नहीं है, बाहर निकलने में टाइम है। तभी एक अनाउंसमेंट आया सिस्टम में, साउंड सिस्टम में, कि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण एरो ब्रिज तक हम नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो पैसेंजर्स आर रिक्वेस्टेड टू सिट डाउन इन देयर सीट्स। सौरभ को और गुस्सा आया कि ये और डिले हो रहा है। सौरभ ने कहा, हम तो लेट हो जाएंगे। मैंने फोन ऑन किया था, बहुत देर बाद नोटिफिकेशंस आने लग गए। सबसे पहला तो एक न्यूज का नोटिफिकेशन था कि दिल्ली में सब जगह ट्रैफिक जैम है बिकॉज ऑफ फार्मर्स स्ट्राइक। अंजलि से बहुत सारे मैसेज आए हुए थे व्हाट्सएप पर। जब मैंने व्हाट्सएप खोला तो मैंने देखा, पहला मैसेज तो उसने एग्री किया हुआ था कि हाँ, हम 11:30 बजे पहुंच जाएंगे राणा के ऑफिस। उसके नीचे उसने 2 हार्ट्स लगा दिए थे। और अगला मैसेज कुछ फ्यू मिनट्स पहले आया हुआ था, हैव यू लैंडेड? मैंने जवाब लिख दिया, यस वी आर स्टिल इन प्लेन। मैंने सौरभ से कहा, अंजलि का कंफर्मेशन आ गया है, वो लोग पहुंच जाएंगे। सौरभ ने मेरे से पूछा, उसकी नजर मेरे चैट के ऊपर पड़ गई थी, ये अंजलि ने तुम्हें हार्ट के इमोजीज क्यों भेजे? मैंने कहा, क्या? कह रहा, ये इतने ज्यादा क्लोज वाले इमोजीज होते हैं, ये क्यों भेजे हैं उसने? मैंने कहा, वो बस मुझे थैंक कर रही है, उसकी मरी हुई सिस्टर का मैं केस करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सौरभ ने कहा, इज एनीथिंग गोइंग ऑन, आर यू श्योर? मैंने कहा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तब तक अंजलि का दोबारा मैसेज आ गया।
उसने लिखा वेलकम टू दिल्ली, सी यू सून। फिर से उसने 2 हार्ट्स डाल दिए नीचे इमोजीज। तो सौरभ ने कहा ये लव स्ट्रक हार्ट इमोजी क्यों भेज रही है वो तुमको? मैंने कहा अरे सौरभ, गर्ल्स ऐसे ही चैट करते हैं, ये सब ज्यादा सीरियसली नहीं लेना होता। सौरभ ने कहा जस्ट स्टे अवे फ्रॉम दिस होल फैमिली, आई हेट देम। पहले सौरभ मुझे कहता रहा स्टे अवे फ्रॉम अंजलि बिकॉज ही लव्ड द फैमिली। नाउ ही इज सेइंग आई स्टे अवे फ्रॉम अंजलि बिकॉज ही हेट्स द फैमिली। बट मैं कोई अंजलि से प्यार व्यार नहीं करता हूँ। हाँ, मुझे ये जरूर पक्का पता होता है कब मेरा फ्लर्ट करने का चांस किस लड़की के साथ बन जाता है। आई कैन आइडेंटिफाई दैट। अगर मैं अंजलि के साथ फ्लर्ट करूं भी तो भी सौरभ को क्या प्रॉब्लम है? उसका क्यूट फेस मेरे ध्यान में आ गया और मैं मुस्कुरा दिया। और सौरभ बोल रहा था इज इट क्लियर टू यू? मैं बिल्कुल ख्यालों से बाहर आके मैंने बोला सौरभ, मेरे और अंजलि के बीच में कुछ भी नहीं चल रहा है। मैंने उसकी आंखों में देखा, आई रियली फेल्ट गिल्टी। फाइनली एरोब्रिज कनेक्ट हुआ, हम लोग निकले और बाय द टाइम वी एग्जिटेड द एयरपोर्ट 10:30 बज चुके थे। मेरे फोन की घंटी बजी, अंजलि का फोन था, सौरभ पास ही खड़ा हुआ था। तो कह रही थी तुम लोग कहाँ हो? मैंने कहा बस हम कैब पिकअप पॉइंट पे हैं, निकलेंगे यहाँ से, मगर यहाँ पे तो बहुत लंबी लाइन दिखा रहा है कैब की पिकअप में। तो अंजलि ने कहा पूरी दिल्ली में ऐसा ही ट्रैफिक है अभी। टीवी के सभी न्यूज चैनल्स में फार्मर्स रैली का ही कवरेज दिखाया जा रहा है, जगह जगह सब जगह ट्रैफिक जैम खड़ा हुआ है। मैंने कहा ठीक है हम निकलते हैं, पहुंच जाएंगे जल्दी। सौरभ ने तब तक गूगल मैप पर पोजीशन देखी, सारे रोड्स रेड मार्क थे, 2 घंटे का रनिंग टाइम दिखा रहा था। मैंने कहा लुक्स लाइक हम पहुंच नहीं पाएंगे। अंजलि ने कहा क्या? मैंने कहा इतना ट्रैफिक है, सारा ही रास्ता ब्लॉक दिखा रहा है। तो अंजलि ने कहा कि तुम्हारे पास अगर लगेज ज्यादा नहीं है तो तुम मेट्रो ले लो और फटाफट पहुंच जाओगे। आई सेड रियली? ओह या फाइन, फिर हम ऐसा कर लेते हैं। अंजलि ने कहा हाँ अब हम भी निकलते हैं वरना हम भी लेट हो जाएंगे। मैंने उसको ओके डियर अंजलि बाय करके रखा, बस सौरभ उसके लिए मेरे पीछे पड़ गया। ये तुम्हें डियर लगाने की क्या जरूरत थी? मैंने कहा क्या? कह रहे लग गया तुम इतने ज्यादा इंटीमेट क्यों हो रहे हो अंजलि के साथ? मैं देख रहा हूँ जरा। मेरे को समझ नहीं आया क्या जवाब दूं। मैंने कहा डियर सौरभ चलो हम चलते हैं। मेट्रो में जाने की वजह से हम टाइम पर राणा सर के ऑफिस पहुंच गए। राणा सर बहुत बिजी थे, रिपीटेडली फोन पे मैसेजेस टाइप कर रहे थे और कंप्लेन कर रहे थे मैं एक एसीपी हूँ और इन पागलों को मैनेज करने का काम मुझे दे दिया इन लोगों ने। ही वॉज रेफरिंग टू द फार्मर्स रैली। कह रहे थे ये लाखों लोग की तादाद में आए हैं, ये कुछ 1000 पुलिसमैन को रख के मैं कैसे इन लोगों को मैनेज करूंगा। मैं, सौरभ, अंजलि और बिंदु उनके सामने बैठे हुए थे। मैंने पूछा ये फार्मर्स रैली क्यों कर रहे हैं? उन्होंने कहा इकोनॉमी डाउन है, पूरे साल वो इतनी मेहनत करते हैं, उन्हें कुछ मिलता नहीं है, इसीलिए कर रहे हैं शायद। मुझे लगा पॉश डीलर से लेके किसानों तक सब जगह प्रॉब्लम है, इकोनॉमी पूरी डाउन है, किसी को कुछ कमाई नहीं मिल रही है। एनीवे, रेगुलर फॉर्मेलिटीज की बातें होती रही सब आपस में। सिंह का हम लोग वेट कर रहे थे। थोड़ी देर तक सिंह आया नहीं, हालांकि मैसेज करता रहा। फाइनली जब सिंह पहुंचा तो कह रहा था कि पागलों जैसे ट्रैफिक है, आज तो पहुंचने में टाइम लग गया। राणा सर ने कहा बैठ जाओ सिंह, इन लड़कों के पास बहुत कुछ है बताने के लिए। ये कह रहे हैं कि प्रेरणा का केस अभी क्लोज नहीं करना चाहिए। सिंह कह रहा था अच्छा, मौकरी के टोन में बोल रहा था। अगले 15 मिनट में मैंने और सौरभ ने जो कुछ भी हमें रमेश के ऑफिस से और अमृतसर से पता चला सब बता दिया, और सपोर्टिंग एविडेंस के तौर पे जो भी डॉक्यूमेंट्स हमारे लैपटॉप पे थे वो भी सबको दिखा दिया। फाइनली मैंने बोला तनेजा मोटर्स, मल्होत्रा मोटर्स दोनों ही दीवाल हो चुके हैं। नम्रता ने पैसे उनको फंडिंग करने के लिए हाँ कहा था, प्रेरणा ने मना कर दिया था। सिंह, राणा, अंजलि और बिंदु बिल्कुल साइलेंस में बैठे थे। मैंने उन लोगों को बैंक के डॉक्यूमेंट्स भी दिखा दिए। फिर मैंने कहा जैसे कि एक्सपेक्टेड था, सारा ईटो का प्रोप्राइटरशिप नम्रता के पास चला गया प्रेरणा की डेथ के बाद, और उसके कुछ ही हफ्तों बाद
वहां से फंड सारा इन लोगों के मोटर्स में ट्रांसफर कर दिया गया। और हाँ, प्रेरणा के नाम पे 5 करोड़ का इंश्योरेंस पॉलिसी भी था। और बेनिफिशियरी हैं रमेश जी, जिसके लिए उन्हें केस क्लोजर रिपोर्ट जरूरी चाहिए होता है। बिंदु बुआ को विश्वास नहीं हो रहा था। वीर जी? सौरभ ने कहा, हाँ, आपके वीर जी। वीर जी? उन्होंने मेरी प्रेरणा को छत से नीचे गिरा दिया? सिंह तो बहुत परेशान दिखाई दे रहा था। शायद उसकी कोई साइड डीलिंग मटेरियलाइज होने वाली थी, जो कि अब नहीं होगी। क्या पता उसको उसकी चिंता थी। सिंह भी बहुत गौर से लैपटॉप के सब डॉक्यूमेंट्स को स्टडी कर रहा था। राणा सर ने पूछा, सिंह बताओ क्या सोचते हो अब? तब सिंह ने लैपटॉप से अपनी नजर उठाई और कहने लगा, मेरी रिपोर्ट इज ऑलमोस्ट क्लोज्ड। मेरी तरफ से तो ये केस सर क्लोज हो चुका है। राणा सर ने कहा, तो क्या ये क्लोज हो जाना चाहिए केस? सिंह कहने लग गया, एक्सीडेंटल फॉल था। विक्टिम ने ऊपर से खाना नहीं खाया हुआ था करवा चौथ की वजह से, तो इसलिए ऊपर से गिर गया। पूरी फैमिली तो यही चाहती थी सर। क्यों बिंदु जी, आप लोग आए तो थे उस दिन? तो राणा सर ने कहा, फिर आदि का केस क्या हुआ? तो सिंह ने कहा, जंकी था, ड्रग्स लेता रहता था, ओवरडोज हो गया, मर गया। राणा सर परेशान होकर एक लंबी सांस लेने लग गए और पूछने लग गए, क्या तुम ये सब इग्नोर करने वाले हो? लैपटॉप की ओर दिखा के उन्होंने कहा, इतना सारा एविडेंस है, इसका क्या करने वाले हो? ऑलरेडी यहाँ पे एक क्राइम है भाई। ईटों में जो इन्वेस्टर मनी था उसको उठा के दूसरी कंपनी में उसने लॉन्डर कर दिया है रमेश ने। ये ऑलरेडी एक क्राइम है। सिंह ने कहा, सर वो अलग केस है, वो फाइनेंशियल केस बनेगा। जहां तक प्रेरणा मल्होत्रा की डेथ का सवाल है, ये केस क्लोज हो चुका है। ये फैमिली यही तो चाहती थी। उसकी सुई तो वहीं अटकी रही। राणा सर ने कहा, फैमिली आज यहाँ है तो सही, देख रहे हो तुम, और उन्हें न्याय चाहिए। तो सिंह कहने लग गया, अच्छा रमेश जी कहाँ हैं? राणा, अंजलि और बिंदु के तो होश ही उड़ गए। ये क्या बोल रहा है आदमी? राणा सर ने कहा, सिंह, रमेश अक्यूज्ड है। तुम्हें समझ नहीं आ रहा, जो अक्यूज्ड आदमी होता है वो केस क्यों क्लोज करवाना चाहता है? सिंह थोड़ा परेशान ज्यादा हो गया। राणा सर ने कहा, सिंह, अगर ये मीडिया के पास चला गया तो मीडिया एज यूजुअल दिल्ली पुलिस को दोष देगी, बोलेगी पुलिस कॉम्पिटेंट नहीं है, और तुम्हारा नाम भी आएगा कि ये इंस्पेक्टर था जिसने केस को क्लोज कर दिया था पहले। तो सिंह, क्या तुम इनकॉम्पिटेंट हो या तुम करप्ट हो? सिंह परेशान हो गया, कहने लग गया, सर ऐसा मत बोलिए, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ। ठीक है, तो फिर मेरी बात की भी इज्जत करो और मेरी बात रखो, और जाओ उसको पकड़ो, ले आओ और बिल्कुल हीरो बन जाओ। हेडलाइन होगा, हाई फाई कार डीलर अरेस्टेड। राणा सर ने आगे बोला, ये तुम्हारे करियर में 4 चांद लगा देगा। सिंह इधर उधर थोड़ा शिफ्ट होने लग गया, परेशान था, मान नहीं रहा था। वो घूम फिर के उसकी तो वहीं अटकी पड़ी हुई थी गुत्थी। सर ये तो सब सर्कमस्टेंशियल एविडेंस लग रहे हैं, नहीं लग रहा आपको? सर ये सही से मोटिव एस्टेब्लिश करता है? तो राणा भी थोड़े इरिटेट हो गए। डैम मोटिव, 70 करोड़ का मोटिव था भाई, और बिजनेस डूब रहा था। अपने आप को और बिजनेस को बनाए रखने का, नाम बनाए रखने का, रिस्पेक्ट बनाए रखने का मोटिव था, और क्या इससे बड़ा मोटिव चाहिए? ओके सर, दिस एस्टैब्लिशेस मोटिव। राणा सर ने कहा, अच्छा बताओ वो था कहाँ पर मर्डर के टाइम पे? सर उन्होंने कहा था कि वो मार्केट गए थे पान लेने के लिए। क्या कोई एलिबी है? नहीं सर, उन्होंने कहा था मैं पान वाले के पास पहुंचा तब तक ही फोन आ गया था, तो मैं पान ला नहीं पाया। यानी कोई एलिबी नहीं है कि वो वहां पे था। वो झूठ बोल रहा है, जाओ पकड़ो तुम उसको। बिंदु और अंजलि की ओर देख के राणा सर ने पूछा, आप दोनों ने क्या उसे वापस आते हुए देखा था? तो बिंदु ने बोला, मैं तो अपने रूम में अपने बच्चों के पेपर्स करेक्ट कर रही थी। और अंजलि ने कहा, मैं तो एयरपोर्ट से आ रही थी, तब मैं तो थी ही नहीं घर में, और मैं जब तक घर पहुंची तब तक हॉल में मैंने प्रेरणा की बॉडी देखी थी और सब लोग खड़े हुए थे। तो राणा सर ने पूछा, रमेश जी भी थे? उसने कहा, हाँ अंकल भी थे वहीं पे। फाइनली राणा सर ने फिर से एम्फसाइज किया,
ये सब इसकी कहानी बेबुनियाद है रमेश की। उसके पास पूरा मोटिव था, दिवाला निकल चुका था। बेटी को बहुत समझाया कि पैसे दे दे, मानी नहीं तो उसे रास्ते से हटा दिया उसने। वो सिंह को समझाने की कोशिश कर रहे थे। सिंह बहुत अनकंफर्टेबल हो गया। और वो दोनों मेरी बेटियां हैं। बस सिंह क्या तो होश ही उड़ गए। प्रेरणा, अंजलि दोनों ट्विंस हैं, दोनों सिस्टर्स हैं, आपकी बेटियां हैं। उसके बाद तो सिंह को इतना गुस्सा आया, वो चिल्ला रहा था, कह रहा था देखिए इन लोगों की हिम्मत, पुलिस से ये लोग एविडेंस छुपाते हैं, हम बेवकूफ की तरह सब इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, हमें असली बात ही नहीं पता होती, हमारे डिसीजन ही और रिजल्ट ही कुछ डिफरेंट निकल जाता है। राणा सर ने समझाया उन लोगों को, देखिए मैडम, पुलिस से कुछ छुपाना नहीं होता है, आगे से पुलिस को कभी अंधेरे में मत रखिएगा। एक्चुअली राणा सर को भी विश्वास नहीं हो रहा था। वो प्रेरणा की डिस्क्रिप्शन देना चाह रहे थे, मोटी कहना उन्हें थोड़ा अजीब लग रहा था, तो उन्होंने कहा प्रेरणा और अंजलि इतनी डिफरेंट हैं, वो थोड़ी हेल्दियर साइड में नहीं थी? तो बिंदु ने कहा हाँ सर, ऐसे होता है, दोनों साथ पले बड़े नहीं थे, बिल्कुल अलग अलग माहौल में थे, तो ऐसे कई बार हो जाता है। सिंह तो बहुत जोर चिल्लाया और खड़े होकर इधर उधर घूमने लग गया। राणा सर ने कहा सिंह शांत हो जाओ, बैठ जाओ, नींबू पानी मंगवाऊं? क्या नींबू पानी सर, ये रमेश और इसके परिवार वाले, पुलिस को तो इन लोगों ने पागल बेवकूफ समझ रखा हुआ है। हम इनके लिए इन्वेस्टिगेशन करें, इनका केस भी सॉल्व करें, सच्चाई हमें कुछ ना पता हो। बिंदु आंटी अपनी जस्टिफिकेशन देने लग गई, फैमिली के ऑनर की बातें वगैरह बता के कि ये बात छुपाई क्यों गई। राणा सर अग्री हो गए, इट्स ओके, फैमिली की बात है, आई कैन अंडरस्टैंड, हमारे हरियाणा में भी ऐसे होता है पंजाबियों की तरह, ये फैमिली के ऑनर के लिए लोग कुछ भी करते हैं। राणा सर ने सिंह की ओर देख के कहा, लो सिंह, अब तुम ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई, अब ये फादर और डॉटर का केस नहीं रहा। अडॉप्टेड डॉटर है, वो भी इलिजिटिमेट चाइल्ड को उन्होंने पाला पोसा है। सो सिंह, व्हाट आर यू गोइंग टू डू? सिंह ने कहा, मुझे 1 मिनट दीजिए। कमरे में बिल्कुल शांति छा गई। सिंह सोचता रहा, पूरे 1 मिनट के बाद बोला, आज पुलिस को बहुत सारी नई इन्फॉर्मेशन मिलने के कारण ये केस अब क्लोज नहीं हो सकता है। इनफैक्ट मेरे पास कोई चॉइस नहीं है बजाय इसके कि मैं जाके रमेश को अरेस्ट करूं। बिंदु ने बोला, अरेस्ट? वीर जी? उनकी आंखें तो इतनी बड़ी बड़ी हो गईं। क्या आपको पहले उनसे बात नहीं करनी चाहिए? सिंह ने कहा, ऑलरेडी वो हमें इतना मिसलीड कर चुके हैं, पहले से उन्हें बात करेंगे तो वो भाग नहीं जाएंगे, हमें जाके उन्हें सीधे पकड़ना ही पड़ेगा अब। बस बिंदु तो रोने लग गई। राणा सर खड़े हो गए, अब मैं जा रहा हूँ, मुझे फार्मर्स के पास जाना है। सिंह तुम जाओ अपना काम करो और रमेश को पकड़ लो। सिंह ने कहा, हाँ सर, बस मैं जा ही रहा हूँ, बट आप निकलने से पहले वारंट वगैरह का काम मेरे को कराते हुए जाइए आप। सिंह बाहर गया, अपनी जिप्सी में बैठ गया, अंजलि और बिंदु पीछे की सीट में बैठ गए। हम राणा सर को उनकी गाड़ी तक छोड़ने गए। वी पेड ग्रेटिट्यूड टू राणा सर। उन्होंने बल्कि हमारी तारीफ करी, हमें मुबारकबाद दे रहे थे, कह रहे थे कि हमने एक और केस क्रैक कर दिया। राणा सर के निकलने के बाद हम सिंह सर के पास गए कि आप निकलिए, हम दूसरी कैब लेके आ जाएंगे। वो माना नहीं, कह रहा था मैं तुम लोगों को इधर उधर जाने नहीं दे सकता, तुम मेरे साथ ही बैठो और हम सब इकट्ठे ही वहाँ पे जाएंगे। अब हम मुंह देखने लग गए एक दूसरे का, इतने सारे हम इसमें बैठे कैसे? तो कहने लगे ठीक है फाइन, मैं एक और पुलिस जिप्सी बुला देता हूँ। चलिए दोस्तों, ये एपिसोड यहाँ खत्म करने की इजाजत दीजिए। अगले एपिसोड में क्या होता है, रमेश जी को पुलिस पकड़ पाती है कि नहीं, क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, तब पता चलेगा। सी यू देन।